हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक से होंगे। कितने लोग आ गए? ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो समझने में कि क्लास ये थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, इसको और एक्सप्लेन करिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देते रहें, हम कमेंट में आंसर भी करते रहेंगे। और क्लास चूँकि जल्दी से ख़त्म करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी के डाउट्स आपको नेक्स्ट क्लास में हम उसको आंसर करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म की बात करेंगे, है ना। लिबरलिज्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के अंदर बन गई होगी, ठीक है। हाँ, तो कमेंट बॉक्स में बताते रहें। और अगर किसी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबरलिज्म नहीं हुआ है, मतलब कोई जो समझ ना पा रहा हो कि लिबरलिज्म है क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो वो भी बता दे ताकि हम एक्सप्लेन करते रहें, ठीक है। और अटेंडेंस आप लोगों की हम इसी क्लास के हिसाब से लगा देंगे। तो शुरू कर रहे हैं कि लिबरलिज्म के कितने प्रकार होते हैं। तो जो सबसे पहला लिबरलिज्म का प्रकार हमें देखने को मिलता है वो है क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय उदारवाद, ठीक है। यानी ये बेस है व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता, बेस है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए, है ना। इसके साथ ही नागरिकों के जीवन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का ये समर्थन करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का हस्तक्षेप एकदम मिनिमम होना चाहिए, स्टेट को बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और साथ ही यही सेम कॉन्सेप्ट लोगों के जीवन में भी उसे फॉलो करना चाहिए, यानी स्टेट को मिनिमम गवर्नेंस का रूल फॉलो करना चाहिए। राज्य का हस्तक्षेप एकदम लोगों के जीवन में एकदम न्यूनतम होना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं उसमें राज्य ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। तीसरा कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक अधिकार, कानून का शासन और मुक्त बाजार को शांति एवं सहयोग का आधार मानता है। ये कौन? क्लासिकल रियलिज्म या शास्त्रीय उदारवाद। देखिए, शास्त्रीय उदारवाद क्या कहता है कि नेचुरल राइट्स हर आदमी को मिले हुए हैं। आपको याद होगा ये जो नेचुरल राइट्स है ये किससे आए हैं? इसकी बात सबसे पहले कौन करता है? जो बेसिक रूप में करता है वो करता है लॉक। लॉक कहता है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हुए वो कहता है कि ये तीन राइट्स ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से मनुष्य को मिले हैं। अब लॉक को उदारवाद का जन्मदाता माना जाता है, जिसने उदारवाद को जन्म दिया। इसी वजह से उसी कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार की बात कही जा रही है। और रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन होना चाहिए, और मुक्त बाजार को शांति एवं सहयोग का आधार मानता है। यानी ये तीन चीज़ें अगर होंगी, कौन कौन सी? प्राकृतिक अधिकार, कानून का शासन और मुक्त बाजार, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति और सहयोग के ये आधार बनेंगे। इसके अगर प्रमुख विचारकों की बात करें तो प्रमुख विचारक कौन कौन है? वो हैं जॉन लॉक, जो फादर ऑफ लिबरलिज्म के रूप में जाना जाता है। इमैनुअल कांट, जो सतत शांति की अवधारणा की बात करता है, ठीक है। इमैनुअल कांट किसकी बात करता है? सतत शांति यानी परपेचुअल पीस की बात करता है। और तीसरे हैं एडम स्मिथ, जो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। ये तीन थिंकर हैं जिन्होंने क्लासिकल रियलिज्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर आता है हमारे सामने आधुनिक आदर्शवादी या आदर्शवादी उदारवाद, यानी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मॉडर्न आइडियलिस्ट लिबरलिज्म, ठीक है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा में राज्य की भूमिका एक्सेप्ट करनी होगी, और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं पर यह कॉन्सेप्ट जोर देता है। यानी जो आधुनिक आदर्शवादी उदारवाद है वो यह कहता है कि जो राज्य की भूमिका है वो कहाँ कहाँ तक होगी। क्लासिकल क्या मानते थे? एकदम मिनिमम होगा। ये क्या कहते हैं कि सामाजिक न्याय जहाँ सुनिश्चित करना होगा और व्यक्तिगत अधिकार जहाँ सुनिश्चित करना होगा, वहाँ राज्य की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय आगे बढ़ के अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं पर भी जोर देना शुरू करते हैं, ठीक है। मॉडर्न आइडियलिस्ट लिबरलिज्म, इसके पहले वाले क्या मानते थे? इसके पहले वाले मिनिमम हस्तक्षेप की बात करते थे, जबकि आइडियलिस्ट लिबरलिज्म ये सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका पर जोर देना शुरू करते हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट, ये लोकतंत्र को शांति के साधन के रूप में देखते हैं, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं, है ना, ये कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट वार नहीं डिक्लेयर करेंगी। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होगी तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जो राज्य के रूल और रेगुलेशंस को देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। अब अगर हर एक कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाए तो कोई एक्सपेंशनिस्ट गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई एक्सपेंशनिस्ट रेजीम नहीं होगी जो अपने शक्ति और अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक रूप में चुनी गई रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई ये स्टेट हमने कब्जा कर लिया वो हमारा स्टेट हो जाएगा, बल्कि उस स्टेट का उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उस स्टेट द्वारा नियुक्त होना जरूरी है, निर्वाचित होना जरूरी है,
ठीक है, निर्वाचित तभी होंगे जब डेमोक्रेसी होगी। तो ऐसे में जब निर्वाचन का बंधन होगा आपके ऊपर, तो आप कभी भी दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसके निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो ये मानता है कि ऐसे में क्या होगा कि डेमोक्रेसी जो होंगी एक दूसरे के अगेंस्ट वार में नहीं जाएंगी। यह डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहती है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये थ्योरिस्ट मानते हैं कि लोकतंत्र को शांति के साधन के रूप में देखा जा सकता है, यानी जो लोकतंत्र है वो शांति स्टैब्लिश करने का एक साधन हो सकता है। अब आती है बात, ये तो हो गई शांति की बात। विवाद होगा तो क्या होगा? विवाद निवारण के लिए ये संयुक्त राष्ट्र, WTO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को महत्व देते हैं। ठीक है, अगर कोई विवाद हो भी गया तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र, WTO और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इन विवादों का निपटारा करेंगी। और प्रमुख थिंकर की बात करें तो वुड्रो विल्सन, जॉन रॉल्स, ये फेमस थिंकर हैं जो इस थियरी को सपोर्ट करते हैं। लिबरलिज्म का अगला जो पार्ट है दैट इज नोन एज न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, यानी नव उदारवादी संस्थावाद। ठीक है, इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से राज्यों के बीच अनिश्चितता कम करने और सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। यानी इनका फोकस किस चीज़ पे है? इनका फोकस है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से जो राज्यों के बीच अनसर्टेनिटी होती है, जो राज्यों के बीच संबंधों के बीच अनसर्टेनिटी होती है, उसको दूर किया जा सकता है और साथ ही साथ राज्य एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोऑपरेट कैसे करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से। ठीक है, इसीलिए चूंकि संस्थाओं की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाता है नव उदारवादी संस्थावाद। दूसरी चीज ये जो कहते हैं वो ये है कि विश्वास और शांति बनाने के लिए नियम, मानदंड और नियमित संपर्क होना जरूरी होता है। ठीक है, ये तीन चीजों पर बल देते हैं, नियम, मानदंड और नियमित संपर्क। ऐसा नहीं कि एक बार संपर्क हो गया तो सालों तक कोई कांटेक्ट ना हो, बल्कि बीच बीच में समय समय पर एक निश्चित अंतराल में राज्यों को यानी राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते रहना चाहिए, ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रहे। और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा तो मनमुटाव कम होंगे, मनमुटाव कम होगा तो संघर्ष की स्थिति कम पैदा होगी, और संघर्ष कम होगा तो शांति स्थापित रहेगी। इसके प्रमुख विचारकों की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्योहेन, जोसेफ नाय का कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस नाम से एक थियरी है। ठीक है, जो ये मानता है कि अगर राष्ट्र एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ वार नहीं डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अगर वार डिक्लेयर करेंगे तो उनकी जो इंटरडिपेंडेंसी है वो उनको रोकेगी कि वार नहीं करना है। ये ऐसे ही होगा जैसे आप हैं, आपका पड़ोसी है, दोनों एक दूसरे पर बहुत निर्भर हैं, है ना। सुबह की चाय के लिए आप उस पर निर्भर हैं, वो दोपहर के लंच के लिए आप पे निर्भर है, डिनर के लिए वो उस पर निर्भर है। तो ऐसे में दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ेगी, ना कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, और फिर शांति ऑब्वियसली कायम हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जोसेफ नाय का, जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के रूप में जाना जाता है। अगला है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, यानी सामाजिक उदारवाद। ठीक है, सामाजिक उदारवाद सामाजिक समूहों, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और संस्कृति के राज्यों के व्यवहार पर प्रभाव को महत्व देता है। यानी इनका मानना है कि जो सामाजिक समूह हैं, यानी सोशल ग्रुप्स हैं, ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स हैं, और जो कल्चर ऑन स्टेट बिहेवियर है, ये तीनों निर्धारित करते हैं, ये सारे मिलकर निर्धारित करते हैं राज्य के व्यवहार को। यानी राज्य का व्यवहार सिर्फ राज्य के चुनिंदा लोगों द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि राज्य में निवास करने वाले विभिन्न सामाजिक समूह और उसके द्वारा जो निर्माण किया गया अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का, और साथ ही संस्कृति का बहुत अहम रोल होता है ये सब निर्धारित करने में। और अगला कॉन्सेप्ट है इनका, राज्यों की प्रतिस्पर्धा से ऊपर लोगों के आपसी संबंधों के माध्यम से शांति को बढ़ावा देता है। यानी राज्यों की प्रतिस्पर्धा से ऊपर लोगों के जो आपसी संबंध हैं, इसके माध्यम से शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी शांति प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर लोगों के आपसी सहयोग की वजह से बढ़ावा दिया जा सकता है ना, प्रतिस्पर्धा से नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा रहेगी तो लोग एक दूसरे को कंपटीशन की भावना से देखेंगे, है ना। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठ के आपसी संबंध स्थापित करके शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा कुछ इसमें मिसस्पेल हो गया है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। अगला है आर्थिक पारस्परिक निर्भरता और साझा लाभ युद्ध के लिए प्रेरणा कम करते हैं। अब ये हम बात करने जा रहे हैं पारस्परिक निर्भरता या इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म की। अभी मैंने बताया जोसेफ नाय ने दिया था कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस
थियरी। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है दो या दो से अधिक राज्य जब एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक रूप से निर्भर हो, है ना, वो अपने सर्वाइवल के लिए उस पर निर्भर हो, वो अपने सर्वाइवल के लिए इस पर निर्भर हो, तो दोनों के बीच एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है ना। इस रिलेशन का परिणाम ये होता है कि ये एक दूसरे के आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है, आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक और एजुकेशनल सहयोग भी बढ़ावा देता है। और ये जो सहयोग है ये एक्चुअली युद्ध की संभावना को कम करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है, चूंकि, है ना, तो युद्ध की संभावना को कम करता है और इससे पीस स्टैब्लिश होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। दूसरा इनका मानना है कि व्यापार, कूटनीति और संवाद सहित कई सहयोग माध्यमों को प्रोत्साहित करती है ये थियरी। यानी ये जो इंटरडिपेंडेंस थियरी है ये व्यापार, पहला तो व्यापार, दूसरा कूटनीति, है ना, तीसरा संवाद सहित कई सहयोगी माध्यमों पर फोकस करते हुए अपनी थियरी को आगे बढ़ावा देती है। ठीक है, इसके बाद कुछ और छोटी छोटी थियरीज हैं जिसमें है रिपब्लिकन लिबरलिज्म थियरी, यानी गणतांत्रिक उदारवाद। गणतांत्रिक उदारवाद क्या कहता है? ये कहता है कि शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए लोकतांत्रिक शासन, सामूहिक स्वशासन और सत्ता पर संवैधानिक सीमाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध तब स्थापित होगा जब लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ जो सामूहिक स्वशासन है इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया जाए, और सत्ता पर अथॉरिटी, मैंने बताया था अथॉरिटी पावर प्लस लेजिटिमेसी मिलकर अथॉरिटी बनाती है। तो जो अथॉरिटी है सत्ता पर संवैधानिक सीमाओं को लगाकर, ऐसा नहीं कि सत्ता निरंकुश सत्ता हो जाए, बल्कि उसके ऊपर संवैधानिक सीमा होनी चाहिए। अगर संवैधानिक सीमा होगी तो वो राज्य के हित के लिए काम करेगा, है ना, राज्य के लिए हित के लिए काम करेगा, तो वो युद्ध के लिए नहीं जाएगा बल्कि शांति स्थापित करने की कोशिश करता रहेगा। क्योंकि युद्ध होता है जब, तो विजयी कोई भी हो, हार कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से क्षति दोनों की होती है ना। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि जो सत्ता पर जब संवैधानिक सीमा लग जाती है तो वो शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देगा और एक हिसाब से पीस एस्टेब्लिश करेगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या विभिन्न राष्ट्रों के बीच में। अगला है विश्व नागरिक उदारवाद या कॉस्मोपॉलिटन लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। यह मानता है कि वैश्विक न्याय, मानवाधिकार और राज्यों की सीमाओं से परे नैतिक जिम्मेदारियों का समर्थन करते हैं। ठीक है, यानी जो वैश्विक न्याय है, मानवाधिकार और राज्यों की सीमाओं से परे नैतिक जिम्मेदारियों का समर्थन करता है। ठीक है, जैसे अगर मानवाधिकार की बात करें, मानवाधिकार क्या कहता है? मानवाधिकार कहता है कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते कुछ अधिकार प्राप्त हैं, है ना, इंसान को सिर्फ इंसान होने के नाते कुछ अधिकार प्राप्त हैं और उन अधिकारों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और राज्य को मान्यता प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे में अगर राज्य उन मानव को मानव होने के नाते कुछ अधिकार प्रोवाइड करता है तो कहीं ना कहीं वह राज्य नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। अगर राज्य नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है तो वह राज्य कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखे। जब वेलफेयर को ध्यान में रखेगा तो युद्ध के खिलाफ युद्ध प्रमोट नहीं करेगा, वॉर नहीं प्रमोट करेगा, यानी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वॉर में अगर इन्वॉल्व होगा तो नुकसान तो उसके राज्य में रहने वाले लोगों का होगा ही। ठीक है, इस सिचुएशन से बचने के लिए यह कहा जा रहा है कि वैश्विक न्याय और मानवाधिकार जैसे नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले राज्य कहीं ना कहीं पीस एस्टेब्लिश करते हैं। अगला कॉस्मोपॉलिटन लिबरलिज्म जो है ये पर्यावरण, गरीबी और शांति जैसे वैश्विक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता देता है। ठीक है, देखिए, अब अगर पर्यावरण खराब होगा तो व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते जो स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार प्राप्त है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। गरीबी होगी तो व्यक्ति का जो सेल्फ डेवलपमेंट करने का अधिकार है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा, है ना, और साथ ही साथ शांति से रहने का जो अधिकार है वह बाधित होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि इन तीन मुद्दों पर सिर्फ राष्ट्र अपने लेवल से प्रयास नहीं करेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करते हुए, अनेक राष्ट्रों से सहयोग करते हुए और सहयोग लेते हुए इन मुद्दों को अपने नेशनल लेवल से यानी अपने राष्ट्र से दूर करने के लिए सहयोग स्थापित करेगा,
है ना। अब अगर हम मोटी देखें तो ये जितनी भी थियरीज़ हैं, है ना, चाहे कॉस्मोपॉलिटन थियरी हो, चाहे रिपब्लिकन थियरी हो, ये चाहे इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म हो, ये कहीं ना कहीं पीस स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। और जब पीस स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, व्यक्ति के सहयोगी भावना को उजागर करते हुए ये बात कर रहे हैं, है ना। हॉब्स क्या कहता है, हॉब्स कहता है कि मनुष्य जो है स्वार्थी होता है, पावर सेंटर्ड होता है। रियलिज्म उसी से प्रभावित था, हॉब्स के विचारों से ही। अगर मनुष्य पावर सेंटर्ड होगा, पावर को पाने की कोशिश करेगा, तो क्या वो सहयोग करेगा क्या? नहीं, वो सहयोग नहीं कर पाएगा, है ना। जब वो सहयोग नहीं कर पाएगा, एक दूसरे के लिए कंपटीशन की भावना रखेगा, तो क्या उसका वेलफेयर सुनिश्चित किया जा सकता है? नहीं, उसका वेलफेयर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं लिबरल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी, जो लॉक के विचारों से प्रभावित होती है। लॉक क्या कहता है कि मनुष्य सहयोगी विचारधारा का से प्रभावित होता है, मनुष्य एक दूसरे से सहयोग करता है। और ये सारी थियरीज जो हमने ऊपर अभी बात की, ये सारी थियरीज कहीं ना कहीं सहयोग की बात करते हैं, चाहे वो आधुनिक आदर्शवादी उदारवाद हो या फिर जो भी हो। आप अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे सहयोग की बात कर रही हैं। तो मेन मुद्दा है सहयोग लिबरलिज्म में। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, हम ताकि उसका निवारण कर सकें, आपके सवालों का जवाब दे सकें, है ना। 2 मिनट वेट कर ले रहा हूँ। और अगर कई बार कमेंट लेट आता है, अगर नहीं आ पाया तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको आपके जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, छोटी छोटी क्लास रखते हैं ताकि आप बोर भी ना हो, और डोंट वरी, सिलेबस कवर हो जाएगा हमारा। क्योंकि क्लास में क्या होता है ना, कई बार बीच बीच में आपको एंटरटेन करने की भी ज़रूरत होती है ना। यहाँ तो आप ऑलरेडी घर पे बैठे हो एकदम कंफर्टेबल जोन में, तो आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम भी नहीं हो रही होगी। और मैं भी फोकस करके सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। और ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, है ना, ग्रुप पे। तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप इस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, एनीवे, क्लास को मैं फिर यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत छोटी क्लास होगी वैसे, 18-20 मिनट की ही क्लास है, पर आप भी बोर ना हो और मुझे भी, मैं भी जल्दी जल्दी चीज़ें निपटा सकूं। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।